Hello students, today we'll be starting with an important topic of financial accounting paper, that is accounting for inland branches. मतलब ब्रांचेस के प्रॉफिट और लॉस वगैरह किस तरह से सॉल्व होते हैं, ब्रांच की अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं. ओके, सो लेट अस गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर क्विकली. सो द टॉपिक इंक्लूड्स नंबर 1, वी नीड टू नो कि ब्रांचेस होती क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं. देन ब्रांच अकाउंटिंग क्यों की जा रही है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट. लाइक वी मेक अकाउंट्स फॉर ऑल द बिजनेसेस, बिजनेस के अकाउंट हम बनाते हैं ना. अब एक बिजनेस में जो ब्रांच अलग से खोली हुई है तो उसके अकाउंट्स अलग से क्यों बनाएं, उसकी ज़रूरत क्या है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, है ना. देन अकाउंटिंग जो है, जो प्रैक्टिकल पार्ट है इस चैप्टर का, वो दो कैटेगरीज में है. अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस, मतलब डिपेंडेंट ब्रांचेस के डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, उनके अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, और उसके बाद उनके 4 मेथड्स. डिपेंडेंट ब्रांचेस की वर्किंग, मतलब इनकी अकाउंटिंग कैन बी डन अंडर 4 मेथड्स: डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ब्रांच फाइनल अकाउंट्स एंड होलसेल ब्रांच सिस्टम. ये 4 में हम इसको वर्क करते हैं. बट ये जो लास्ट के 2 मेथड्स हैं, इन योर सिलेबस दीज आर टू बी डन ओनली इन थियोरी. तो इसमें प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है. तो आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे वो फर्स्ट 2 मेथड्स में से आएंगे. Then we have accounting for independent branches. Again we'll be understanding accounting aspects. मतलब इसमें transactions किस किस तरह की होती हैं. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल जब हम ट्रांजेक्शन्स आर अंडरस्टूड, जब तक हमें ट्रांजेक्शन्स ही नहीं समझ आएंगी, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना. सो अकाउंटिंग एस्पेक्ट समझेंगे. उसके बाद इम्पॉर्टेंट एंट्रीज और अकाउंट्स. इसमें जो इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स हैं मेजरली वो कौन से होंगे, ब्रांच अकाउंट होगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और दूसरा होगा हेड ऑफिस अकाउंट. देन वी हैव इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रिजल्ट्स, दैट इज़ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स. जैसे हमने ब्रांच के अलग रिकॉर्ड्स बनाने हैं, हेड ऑफिस के अलग रिकॉर्ड्स बनाने हैं, बट ऑन द होल तो बिजनेस इकट्ठा है ना. तो फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स किस तरह से बनती हैं. अगेन दिस विल बी डन एज एन ओवरव्यू ओनली. सो complete practical question is not expected on the consolidation of the branch results. ओके, नाउ व्हेन वी आर वर्किंग फॉर द ब्रांचेस, जब ब्रांच को गुड्स भेजे जाते हैं तो उसमें वी हैव 2 मेथड्स. वन इज़ कि गुड्स आर सेंट ऑन कॉस्ट बेसिस, अनदर इज़ इनवॉइस प्राइस बेसिस. जैसे मान लो आपका अपना बिजनेस है, दिस इज़ योर बिजनेस, एंड यू बाय गुड्स से एट अ प्राइस ऑफ 100 रुपीज़. ये है आपकी कॉस्ट, और आप इसको सेल करते हो 150 पे. अब मान लो आपने एक किसी और जगह पे अपनी एक ब्रांच खोल ली, ठीक है. अब उस ब्रांच में जो मैनेजर आपने रखा, उसको आपको ये गुड्स सेंड करने हैं. अगर आप जो गुड्स सेंड कर रहे हो उसके जो इनवॉइस है, इनवॉइस मतलब जो डॉक्यूमेंट भेजा जाता है गुड्स के साथ कि इतनी वैल्यू के गुड्स आपको भेजे जा रहे हैं. ये क्यों ज़रूरी होता है डॉक्यूमेंट, सो दैट अगर कहीं भी ट्रांजिट में कोई नुकसान हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस लेनी होती है ना. तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए. तो आप जब ब्रांच में गुड्स भेजते हो तो आपको उनको डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना होता है, इनवॉइस के साथ भेजना होता है. तो वो जो इनवॉइस आपने लिखा, मतलब जो रिटर्न डॉक्यूमेंट आपने भेजा कि इतने के गुड्स हैं, अब उसमें जो प्राइस लिखा होगा उसे बोलते हैं इनवॉइस प्राइस. तो कई बार हम सेम कॉस्ट पे गुड्स को भेज देते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस ही लिख देते हैं कि 100 रुपीज़ वाला गुड्स है और आप इसको सेल कर दो 150 पे. बट मैनी अ टाइम्स बिजनेसेस क्या करते हैं, उनको लगता है कि अगर हमने ये बता दिया तो ये तो हमारे ब्रांच मैनेजर को हमारा पूरा प्रॉफिट दिख रहा है ना. फिर वो आपकी नौकरी क्यों करेगा, वो मिडलमैन क्यों ना बन जाए, आपसे गुड्स खरीदे और आगे बेचे और पूरा 50 रुपीज़ पर यूनिट का प्रॉफिट अर्न करे, रादर देन वो कमीशन ले आपसे, वो पूरा प्रॉफिट क्यों ना अर्न करे. सो इस तरह की जो टेंडेंसी होती है, इसको रोकने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए क्या होता है, हम गुड्स को कॉस्ट पे नहीं भेजते, थोड़ा प्राइस बढ़ा देते हैं. आप कितना भी बढ़ा सकते हो, आप 100 के ऊपर 120, 30, 40 कितना भी, इवन आप 150 भी कह सकते हो कि इतने के गुड्स हैं, इसी पे सेल कर दो. दैट वे मैनेजर को कभी नहीं पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना है, सारा प्रॉफिट हिडन है. आप कम पे भेजते हो, मान लो आप कहते हो ये गुड्स 130 के हैं, 150 पे सेल करो, तो अब इसमें क्या है, 20 रुपीज़ का नॉन प्रॉफिट है और 30 रुपीज़ का हिडन प्रॉफिट है ना. सो हमें जब वर्किंग करनी है ना, तो उसमें कॉस्ट और इनवॉइस बेसिस दोनों की वर्किंग करनी है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट, ब्रांचेस, देयर मीनिंग एंड टाइप्स.
सो देखो, मैनी बिजनेसेस कंडक्ट देयर एक्टिविटीज़ फ्रॉम डिफरेंट रिटेल यूनिट्स सेटअप इन डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़। आप कई जगह पे अपने बिजनेसेस खोलते हो, उनके जो शॉप्स खोल देते हो अलग अलग जगह पे अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। तो जो मेन प्लेस है जहाँ पर पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, मतलब जिस जगह पे बैठ के सबके लिए डिसीजन लिए जाएंगे, उसे बोलते हैं हेड ऑफिस। और जो बाकी की सारी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड ब्रांचेस। मान लो आपका जैसे कंपनी आपने खोली, आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, सेल करते हो, आपने जो मेट्रो सिटीज़ हैं दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई एंड चेन्नई, ठीक है, आपने सब जगह अपने अपने शॉपिंग आउटलेट्स खोल दिए, अपने बिजनेसेस वहाँ पे खोल दिए। अब आप तो किसी एक जगह पर ही रहोगे ना जहाँ से सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखोगे। मे बी यू विल विजिट अदर प्लेसेस, आप कभी कभी वहाँ पर भी जाओगे काम देखने, लेकिन जो मेन प्लेस ऑफ कंट्रोल होगी वो तो एक ही रहेगी ना, वहीं पे सबके रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे। सो सपोज आप यहाँ दिल्ली में सारे रिकॉर्ड रखते हो, आप दिल्ली में ही सारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के डिसीजंस लेते हो, आपकी सारी मीटिंग्स यहीं पर होती हैं। तो दिल्ली हो जाएगा हेड ऑफिस और ये बाकी सब हो जाएंगी ब्रांचेस। अब विद इन दिस ऑल्सो हो सकता है दिल्ली में आपने 2 जगह बिजनेस खोला हुआ है, तो ये आपका हेड ऑफिस है और जो दूसरा है वो आपकी ब्रांच मान ली जाएगी। ठीक है, तो ब्रांचेस अलग अलग जगह पर खोले हुए हमारे सेपरेट यूनिट्स हैं फॉर परफॉर्मिंग द बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, सो ब्रांच क्या है? इट इज़ नॉट हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लॉ में ब्रांच सेपरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि लीगली तो आपका बिजनेस अलग है ना, और इनफैक्ट अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो तो आपका अपना बिजनेस भी आपसे अलग नहीं है। लीगल एंट्री का मतलब होता है, एंटिटी का मतलब होता है कि लॉफुली आपने एक अलग बिजनेस सेट किया है, उसको आपने रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है ना। तो ब्रांच कभी सेपरेटली रजिस्टर नहीं होती है। सो ब्रांच इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ब्रांच को एक सेपरेट सेंटर मान लोगे। मतलब अगर आप दिल्ली में बैठे हो और आपने मुंबई में अपनी एक ब्रांच खोल ली गुड्स को सेल करने की, तो जो मुंबई है ये सेपरेट होगा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली से। सो मुंबई की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो मुंबई के नाम के साथ आएंगे, मुंबई स्टॉक, मुंबई फर्नीचर, मुंबई से बिल्डिंग, ठीक है ना, मुंबई की सेल्स, सब चीज़ें अलग लिखोगे और अपना अलग रखोगे। सो वो सेपरेट यूनिट माना जाता है, तभी हम उनकी अलग से वर्किंग कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड बाय वेरियस ब्रांचेस, okay, for a particular period is separately ascertained for taking managerial decisions। आप जो इनके प्रॉफिट लॉस है सबका अलग अलग निकालोगे, क्योंकि आपको कई तरह के डिसीजंस लेने हैं। मे बी आपको ये डिसीजन लेना है कि ये जो पर्टिकुलर ब्रांच हमने नई खोली है इसको कंटिन्यू करें या ना करें। कैसे करोगे? आप डिसीजन लेते हो प्रॉफिट के बेसिस पे, आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो ना, बिजनेस में ग्रोथ और प्रॉफिट चाहते हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबके अकाउंट्स बनाए जाएं। अगर 4 ब्रांचेस हैं, चारों के अकाउंट बना के आप देखोगे कि किस वाली ब्रांच पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है, कौन सी ब्रांच हमें प्रॉफिट नहीं दे पा रही है, इफेक्ट आपके काम नहीं चल रहा वहाँ पर, तो उसको क्लोज कर दो, दूसरे पे ग्रोथ करो, कहीं और चलाओ बिजनेस, है ना। सो आपके जो मैनेजीरियल डिसीजंस हैं उनके लिए हम ब्रांचेस के अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। सो अब लेट अस सी द टाइप ऑफ ब्रांचेस। जो ब्रांचेस हैं दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस। सबसे पहले हम लोकेशन के बेसिस पे करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन क्या होगा, आपके 2 तरह की ब्रांचेस हैं, इनलैंड ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस। इनलैंड ब्रांचेस को होम ब्रांचेस भी कहते हैं। अब ये इनलैंड और फॉरेन कैसे सेट होता है? अब जैसे हम इंडिया में है तो क्या ये कह सकते हैं इंडिया की सारी ब्रांचेस इनलैंड है और बाहर की सारी फॉरेन है? ऐसा नहीं है। इनलैंड और फॉरेन को अगर हमें स्टडी करना है या समझना है तो दैट वील हैव टू सी फ्रॉम द लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस की लोकेशन देखो, जो भी ब्रांच उस कंट्री में है वेयर इन योर मेन हेड ऑफिस इज़ लोकेटेड, ठीक है, हेड ऑफिस वाली कंट्री में है, तो वो सारी आपकी इनलैंड ब्रांचेस हैं। और जो ब्रांचेस आपके मेन प्लेस जो है, मेन कंट्री ऑफ कंट्रोल जो है उससे अलग हैं, वो हो जाती हैं फॉरेन ब्रांचेस। तो मान लो आपका मेन प्लेस जो है बिजनेस का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वो दिल्ली है, दिल्ली मतलब कंट्री हो गई इंडिया,
है ना। तो इंडिया में जितनी भी आपकी ब्रांचेज हैं गुड्स की, बिजनेस की, वो सब इनलैंड ब्रांचेज होंगी, और बाहर जितनी भी हैं वो फॉरेन होंगी। अब मान लो आपने बिजनेस तो सेट किया इंडिया में, लेटर ऑन आपने अपना बिजनेस मूव कर दिया न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब आप अपना बिजनेस मूव कर चुके हो, आपने न्यूयॉर्क को अपना मेन प्लेस ऑफ कंट्रोल बना लिया, आपका हेड ऑफिस अब वहाँ पे चला गया है। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो यूएसए में जितनी आपकी ब्रांचेस गुड्स की बिजनेस की खुलेंगी वो इनलैंड ब्रांचेस होंगी आपके बिजनेस के लिए, ठीक है, और बाकी की सारी ब्रांचेस होंगी फॉरेन। तो इनलैंड और फॉरेन ब्रांचेस हम अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, वो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो जिस कंट्री में मेन प्लेस है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, वहाँ की ब्रांचेस इनलैंड बोली जाती हैं, तो उनकी अकाउंटिंग अलग तरह से होती है, और बाकी जो फॉरेन जो दूसरी कंट्री की ब्रांचेस हैं उनकी अकाउंटिंग अलग तरह से होती है। हाउएवर दिस पार्ट इज़ नॉट देयर इन योर कोर्स, तो फॉरेन ब्रांचेस की अकाउंटिंग हमें नहीं सीखनी है। अब नेक्स्ट आ जाती है इनलैंड ब्रांचेस। अब जब आप ब्रांचेस खोलते हो, उसमें मैनेजर को अपॉइंट करते हो, उसको सारा काम देते हो, तो आप ये भी तो कंट्रोल रखते हो ना। अब कंट्रोल कितना रखोगे? अगर तो पूरा टोटल कंट्रोल कर रहे हो कि कोई भी डिसीजन आपके बिना नहीं होगा, तो उन ब्रांचेस को हम कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट का जो लिटरल मीनिंग है ना यही है कि ये ब्रांच डिपेंडेंट रहेगी हेड ऑफिस पे। तो डिपेंडेंसी किसके कॉन्टेक्स्ट में है? हेड ऑफिस के। तो इनको अपने सारे डिसीजन हेड ऑफिस से पूछ के लेने हैं। और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, जिसमें ब्रांच के जो थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी हुई है, परमिशंस दी हुई हैं। आपने एक ब्रॉडर गाइडलाइंस दे दी कि आपको गुड्स है, मान लो सेल ही है, आपने कह दिया कि आप 20% प्रॉफिट पर गुड्स को सेल करो, ठीक है, ये आपने बता दिया बस। तो अब इसके ऊपर प्राइस कितना फिक्स करेंगे वो ब्रांच मैनेजर खुद सोच लेगा, ठीक है। आप ये कह देते हो कि आप जो है क्रेडिट पीरियड शुड नॉट एक्सीड से 60 डेज़, कि जब भी गुड्स आप क्रेडिट पे सेल करते हो तो 60 डेज़ के ऊपर का क्रेडिट पीरियड नहीं देना। ये ब्रॉडर गाइडलाइन है। इसके अंदर क्या काम है वो सब ब्रांच मैनेजर जो ब्रांच है वहाँ पर डिसीजन हो जाएंगे। सो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में ब्रांचेस को थोड़ी ऑटोनॉमी होती है, वो कैश रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, डिसीजंस ले सकते हैं। सो इस तरह से दो तरह की ब्रांचेस हैं, दोनों के वर्किंग जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे मैंने पिछले आपको बताया स्लाइड में कि डिपेंडेंट ब्रांचेस की वर्किंग के लिए वी हैव 4 मेथड्स: डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम्स और होलसेल ब्रांच सिस्टम। सो इनके 4 मेथड्स हैं। और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का एक ही सिस्टम है जिसमें अलग अलग अकाउंटिंग करके फिर उनको कंसोलिडेट करते हैं। सो विल डू दीज। सो ये दोनों चीज़ें हमें समझनी है। बोथ ऑफ दीज आर इन आवर कोर्स। ओके, नाउ व्हाई इज़ देयर अ नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग? तो ब्रांच अकाउंटिंग क्या है? ब्रांच अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर डीलिंग विद द हेड ऑफिस, आउटसाइडर्स एंड अदर ब्रांचेस। जैसे आपका हेड ऑफिस है एक दिल्ली में, आपने ब्रांच एक खोल ली, दिल्ली में ही एक ब्रांच ओपन कर ली, एक ब्रांच आपने पुणे में ओपन करी हुई है, एक ब्रांच आपने मान लो जयपुर में अपने बिजनेस की खोली है। तो जो एक पर्टिकुलर ब्रांच है इसकी ट्रांजैक्शंस किसके साथ हो सकती हैं? इसकी ट्रांजैक्शंस हेड ऑफिस के साथ हो सकती हैं। इट मे डील विद अदर ब्रांचेस एंड इट विल बी डीलिंग विद द आउटसाइडर्स। ये आउटसाइडर्स मतलब अपने कस्टमर से, और वहाँ पर अगर कुछ एक्सपेंसेस करती है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ से, ठीक है ना। तो वहाँ पर अपनी जगह जो प्लेस है इसकी बिजनेस की, इट विल बी डीलिंग विद अदर्स ऑल्सो, आउटसाइडर्स ऑल्सो। सो इन सब की जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है उसे हम कहते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ ब्रांचेस इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर डीलिंग विद द हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस से डीलिंग, आउटसाइडर्स ये बाहर के लोग हो गए ना, ये इनसे जुड़े हुए नहीं हैं, एंड अदर ब्रांचेस। टू डिटर्मिन, डिटर्मिन क्या करना है, किस लिए कर रहे हैं? टू डिटर्मिन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस, मतलब ब्रांच ने प्रॉफिट कमा के दिया या लॉस रहा। और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ब्रांच की एसेट्स और लाइबिलिटी की पोजीशन। सो जैसे हम एक सेपरेट बिजनेस की वर्किंग करते हैं, दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, प्रॉफिट और लॉस एंड एसेट्स लाइबिलिटी पोजीशन। सो सेम वे से हमें ब्रांच की भी वर्किंग करनी होती है, ठीक है। सो इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो गई? टू डिटर्मिन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड,
ठीक है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. देन डिटर्मिन पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन. देन कीप ट्रैक ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन. आपको इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स का भी तो ध्यान रखना है. मान लो दिल्ली ब्रांच है और आप देख रहे हो कि जी दिल्ली ब्रांच को तो बार बार गुड्स भेजने पड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा ये तो ब्रांच बहुत एक्टिव है और बहुत काम हो रहे हैं. बट हो सकता है कि आपके जो मैक्सिमम जो दूसरे ब्रांचेज हैं उनको गुड्स दिल्ली ब्रांच से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मे बी वो पास में है या कोई और रीज़न है. सो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स क्या हो रही हैं, सो दैट हमें इंडिविजुअल ब्रांच की पोजीशन पता चले. एंड देन ट्रैक ऑफ स्टॉक मूवमेंट्स एंड स्टॉक रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि ये आपके स्टॉक्स को बेच रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस ब्रांच में कितना स्टॉक है और हमें और कितना स्टॉक चाहिए. सो फॉर दीज पर्पजेज ब्रांच अकाउंटिंग इज डन. ठीक है, तो ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, हम ब्रांच की ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं. और ब्रांच की ट्रांजैक्शंस 3 कैटेगरीज में हैं, हेड ऑफिस के साथ, आउटसाइडर्स के साथ और अदर ब्रांचेस के साथ. इन सब की रिकॉर्डिंग के सिस्टम को कहते हैं ब्रांच अकाउंटिंग. और नेट रिजल्ट क्या निकलता है अकाउंटिंग करने के बाद, मेन जो रिजल्ट है वो है फाइनेंशियल रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटी पोजीशन. Okay, so that completes our branch accounting part, the theory. So next time we'll be working for accounting for dependent branches. So I hope it is clear. Thank you.